नमस्कार। कल का जो सेशन अपना यूरोपीय कंपनियों के आगमन का निकला था, उसमें आपने मूल रूप में कुछ बातों को समझ लिया था कि पहली कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई वो पुर्तगाली थी। कुल पाँच कंपनियां भारत में आती है और इनकी कहानी असल में सल्तनत काल से ही आरंभ हो जाती है। पहली कंपनी जो भारत में आती है, याद रखिएगा, वो कौन सी है? पुर्तगाली है। दूसरी डच है, तीसरी अंग्रेज हैं, चौथा डैन है और पाँचवें नंबर पर फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी कंपनी। ये बातें आपने लास्ट क्लास तक देख लिया था, लेकिन अभी कुछ बातें और हैं। पुर्तगाली कंपनी 17 मई 1498 को 1498 को भारत में आती है और इस कंपनी का नाम आपको क्या प्राप्त होता है? पहली बात तो पुर्तगाली कंपनी की तरफ से जो पहला व्यक्ति भारत के अंदर प्रवेश करता है वो है वास्को डी गामा। और आपने ये भी पढ़ लिया था कि ये कप्पक डाबू बंदरगाह पर, कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर इन सज्जन का, जिसको आप कहते हैं वास्को डी गामा, इनका आना होता है। पुर्तगाली कंपनी का नाम बड़ा विशिष्ट है, एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया। इस बात को भी आप लोगों को समझना होगा। एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया, इस कंपनी का नाम आपको प्राप्त होता है। दोबारा देखिएगा, एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया 1498 में, 17 मई 1498 को, याद रखिएगा, लोदी वंश के काल में इसका केरल का जो मालाबार तट है, उस मालाबार तट के अंदर जो कोचीन का राज्य था, रियासत थी, वहाँ पर जिस शासक के काल में इसका उतरना होता है, उस शासक की उपाधि जयमोरिन थी। याद रखिएगा, जयमोरिन उस भारतीय नरेश का नाम नहीं था जिसके कप्पक डाबू बंदरगाह के कोचीन रियासत में वास्को डी गामा का आना हुआ था। वास्को डी गामा शाही शिष्टमंडल था, यानी कि राजा की तरफ से आया था, पुर्तगाली राजा की तरफ से, और ये पहला यूरोपीय यात्री था जो समुद्री रास्ते से भारत में आया था। जिस कंपनी का ये प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिस ट्रेड कंपनी का, जिस व्यापारी कंपनी का, उसका नाम था, याद रखिएगा, एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया। जो दूसरी कंपनी है पुर्तगालियों के बाद, अच्छा और मैं रिपीट कर दूं कल की ही बात को, पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में, और भारत से सबसे बाद में जाने वाले जो यूरोपीय थे उनका नाम भी पुर्तगाली है। पुर्तगालियों का एक कॉलोनी या उपनिवेश स्वतंत्र भारत में गोवा के अंदर स्थापित था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की का शासन भारत के अंदर था, वो प्रधानमंत्री थे। दूसरी कंपनी पुर्तगालियों के बाद जो आई, पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया। दूसरी कंपनी जो भारत में आती है उसका नाम डच है। इसका शानदार नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यानी कि नीदरलैंड की वो कंपनी जो विभिन्न कंपनियों को मर्ज करके, यूनाइटेड करके बनाई गई है, जिसका कार्य ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करना था। जरा मतलब यूं ही नहीं है कि हर नाम को आप रटोगे, हर चीज़ के पीछे की अपनी एक ठोस वजह है। सो ट्रेड कंपनी ऑफ नीदरलैंड विच वॉज मेड फ्रॉम यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस ट्रेड कंपनीज, सो क्या नाम होगा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसको VOC भी नाम दिया गया है। ये बात भी आपने कल बखूबी समझ ली थी। वेरिंगी दे ऑस्ट इंडिशे कंपनी, इस कंपनी का आपको नाम प्राप्त होता है और इसका भारत में आगमन 1605 में होता है। तो पहली कंपनी पुर्तगाली, एस्तादो पुर्तगीज दे इंडिया। दूसरी कंपनी डच, VOC वेरिंगी दे ऑस्ट इंडिशे कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तीसरी जो कंपनी है वो अंग्रेज हैं, जिनकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को इंग्लैंड में हुई थी। इस कंपनी का नाम क्या था उस जमाने में? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। याद रखना, ये तो एक हिस्सा हुआ। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ये दूसरा हिस्सा हुआ। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ये तीसरा हिस्सा हुआ। इस कंपनी को आगे जाकर, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 1708 के आसपास फिर इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम का खिताब दिया जाता है। यानी कि तीन कंपनियों का विलय करके, मर्ज करके ईस्ट इंडिया कंपनी नाम प्रदान किया जाता है। तो मुद्दे की बात जो हमारे सामने आ रही है, अच्छा
हमने कल वाले सेशन में ये भी देख लिया था कि इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 को की गई थी और इसका आगमन याद रखिएगा सूरत में हुआ था। सूरत कहाँ पर? गुजरात में। चौथी जो कंपनी है वो डेनमार्क की थी, डैन। और जो पांचवी कंपनी है जिसका बड़ा राइवलरी या शत्रुता रही ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज कंपनी के साथ, तो पांचवी जो कंपनी है वो फ्रांसीसी कंपनी थी, जिसको कंपनी देश इंडिस से, याद रखिएगा, कंपनी देश इंडिस से ओरिएंटलेस के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी देश इंडिस से ओरिएंटलेस इज़ अ फ्रेंच ट्रेड कंपनी और इसका भारत में जो आगमन हुआ था, दे कैम टू इंडिया इन 1668, यानी कि उनका 1668 में भारत में आगमन हुआ। यद्यपि इस कंपनी की कंपनी देश इंडिस से ओरिएंटलेस फ्रेंच ट्रेड कंपनी फाउंडेड इन 1664 इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन भारत में इसका आगमन 1668 में हुआ। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसको मैंने कल तक आप लोगों को पढ़ाया था और स्पष्ट भी किया था। कल तक की क्लास में आपने ये भी देखा था कि पुर्तगाल, ये वाला हिस्सा पुर्तगाल और ये दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी जो छोर है ज़मीन का, जिसको आपने कैप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना है, तो यहाँ से होते हुए फिर ये अरब सागर से होते हुए, याद रखिएगा, फिर ये अरब सागर में आते हैं। अरब सागर में मतलब दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट, पूर्वी तट पर मालिंदी नामक या मलिंदी नामक एक बस्ती थी। वहाँ से गुजराती पथ प्रदर्शक का पीछा करते हुए जो वास्को डिगामा था, जिसको मैं पुर्तगालियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो ये एरिया पुर्तगाल का है जो मैंने हाईलाइट किया है, और ये सागर अटलांटिक सागर है। फिर यहाँ से ये अरब सागर में प्रवेश करके जो भारत का पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी जो तट है केरल का, मालाबार तट, ये वहाँ पर एंटर करते हैं। तो ये जो पूरी जलराशि है आप जानते हैं ये कौन सा है? अरेबियन सी, अरब सागर। तो ये तो मोटे मोटे तौर पर हमने काफ़ी विस्तार से कल वाली क्लास में तो इस बात को देख ही लिया था। बस मैं इतनी सी ज़रूर आग्रह करूँगा कि यद्यपि अभी तक तो लाइव क्लास हो रही है और जिस प्रकार से आप लोग लाइव क्लास में लगातार कमेंट्स करते हैं, यदि आपको अच्छा लगे ये क्लास तो इससे आप आगे अपने मित्रों को बताइएगा और मुझे अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपके मन इस क्लास को देखने के बाद लगे, तो उनको शब्दों के रूप में ज़रूर व्यक्त करिएगा। अभी आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी जो छोर है ये मालाबार तट है और ये दक्षिणी पूर्वी जो तट है भारत का, ये वाला एरिया तो चोल मंडल कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये असल में मालाबार कहलाता है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि जी मालाबार किस जलराशि की तरफ है, तो अरब सागर की तरफ, और चोल मंडल बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो मालाबार तट पर याद रखिएगा इस बात को, मालाबार तट पर जो कोचीन राज्य है, इस कोचीन राज्य पर याद रखिएगा यहाँ पर आना हुआ था कोचीन में, कोचीन जो कि केरल का समुद्री तट है, यहाँ पर 17 मई 1498 को आना हुआ था किसका? पुर्तगाली कंपनी शिष्टमंडल जो लेकर आया वास्को डिगामा का। जबकि 1608 में याद रखिएगा गुजरात के अंदर जो सूरत वाला जो एरिया है, सूरत वाला जो एरिया है, थोड़ा सा आप और ऊपर की तरफ जाएंगे तो गुजरात का जो ये एरिया है वहाँ पर 1608 में ब्रिटिश कंपनी का आगमन हुआ था। काफ़ी विस्तार से भी आप और आगे देखेंगे, लेकिन हाँ मैं यहाँ तक की ज़रूर उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि आप बखूबी इन बातों को समझ रहे होंगे। चलिए, अब आपने जो नोटिस किया, जो देखा मोटे तौर पर कि आपको 5 कंपनियाँ हमें यहाँ पर मोटे तौर पर पढ़नी है। अब साहब जो ये 5 कंपनियाँ हैं, एक बार थोड़ी सी स्क्रीन को मैं राइट, अब जो ये 5 कंपनियां आपको देखनी है, इसमें पहली कंपनी जो हमारे सामने आती है याद रखिएगा वो है पुर्तगाली, जिसका नाम है, दोबारा देख लीजिए, एस्तादो पुर्तगीज़ दी इंडिया। जो डच कंपनी है दूसरी कंपनी, पहले नंबर पर पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स, चौथे नंबर पर डैन और 5वें नंबर पर फ्रांसीसी कंपनी।
पहली कंपनी जो है एस्तादो पुर्तगीज द इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी है। डच कंपनी हमने देखा था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है साहब, तो ये नाम है जिसको वीओसी भी कहा जाता है। वीओसी का फुल फॉर्म क्या आएगा? वेरिंगी दे ओस्ट इंडिशे कंपनी। जो अंग्रेज़ कंपनी है, याद रखिएगा, जो अंग्रेज़ कंपनी, इसको आप मोटे तौर पर प्रचलित नाम इसका जॉन कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुई, इस कंपनी की स्थापना याद रखिए 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को हुई थी, और उस समय इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, याद रखना इस बात को, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। आप सोच के देखिएगा कितना बड़ा नाम है। तो इसके कारनामे भी इस कंपनी के फिर भारत में उसी प्रकार के रहे। याचक के रूप में, भिक्षावृत्ति के रूप में ये लोग, कुछ एक गोरे यहाँ पर आए थे, बाद में इन्होंने ये भारत के माई बाप बनकर फिर यहाँ से लौटे, भारत के टुकड़े करके। चौथे नंबर पर जिस कंपनी का आगमन होता है वो डैन कंपनी है, और पाँचवें नंबर पर जिस कंपनी का आगमन होता है वो फ्रांसीसी कंपनी है। फ्रेंच जो ट्रेड कंपनी था उसका नाम है कंपनी देस इंडसे ओरिएंटलेस। इन नामों को याद करने का जो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, इनको टुकड़ों में तोड़कर आप लोग याद करिए। आप कभी मत रटिए जी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, आप समझिए इस बात को, नीदरलैंड का कंपनी है, ईस्ट इंडिया के लिए व्यापार करने के लिए इसको गठित किया गया, और ये कई कंपनियों को यूनाइटेड करके बनाया गया था। इसी प्रकार से जी जो फ्रांस की जो कंपनी है कंपनी देस इंडसे ओरिएंटलिस, ये फ्रेंच इसका नाम है। तो ये जहाँ पर गुंजाइश निकल सकती है याद करने के तौर तरीकों पर, आप वहाँ पर अवश्य उन तौर तरीकों को काम में लीजिए। अब हमें ये देखना कि इन कंपनियों की स्थापना किस किस वर्ष होती है। जो डच कंपनी, जिसको आपने VOC भी कहा है, डच कंपनी VOC का, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में विभिन्न व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर किया गया है। जबकि जो ब्रिटिश कंपनी है, जो ब्रिटिश कंपनी है जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को लंदन में हुई थी, और याद रखना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूर्ववर्ती मूल वास्तविक नाम क्या था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, इसको पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापार करने का एकाधिकार पत्र, चार्टर जिसको आप कहते हैं, महारानी एलिजाबेथ के टाइम पर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। इसीलिए कई बार आप लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि बड़ी गलत फहमी के शिकार होते हैं कई सारे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स या बुक्स या गाइड्स। वो कहते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ये गलत बात है। हमें डेनमार्क की कंपनी का नाम और उसका वर्ष मालूम नहीं चलता कि स्थापना कब हुई, लेकिन जो कंपनी देस इंडस ओरिएंटलेस, जो कंपनी जिसको आपने फ्रेंच कंपनी कहा है, दोबारा देख लीजिए, कंपनी देस इंडस ओरिएंटलेस, इस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अब हमें ये देखना है कि जिस समय इन कंपनियों की स्थापना हुई उस समय यहाँ के राजा कौन कौन थे। पुर्तगाल का राजा था मैनुअल प्रथम, राइट, और जो डच जो राजा था उसका नाम था मॉरिस ऑफ ऑरेंज, या इसको मॉरिस ऑफ नसाउ भी कहा जाता है। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब 31 दिसंबर 1599 को हुई, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। आप सर बार बार इतना क्यों रिपीट कर रहे हो, जब आपने कल पढ़ा दिया था तो आज दोबारा आकर, क्योंकि मेरा हमेशा एक चीज़ मानना है, जिस टॉपिक की जितनी कॉम्प्लेक्स नेचर हो उसको बार बार आप दोहराइए, पढ़िए। टीचर भी अपनी तरफ से यदि ये प्रयास आपके लिए पूरी ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें खुद ब खुद याद होती चली जाएंगी। और यदि आप ऑडियो वीडियो विजुअल्स मतलब उन मीडियम्स का सहारा लेते हो फिर तो सोने पे सुहागा है कि आपको अपनी तरफ से घर पर कम से कम मशक्क़त करनी पड़ेगी, हमें सहजता से इतना याद हो जाता है। तो महारानी एलिजाबेथ के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को हो जाती है। ये चौथी कंपनी है। उस समय यहाँ का जो नरेश था उसको डेनमार्क नॉर्वे का शासक भी कहा गया। इट वॉज क्रिश्चियन फोर्थ। और जिस समय
जिस समय 1664 में फ्रांस की कंपनी कंपनी देस इंडिसे ओरिएंटलेस की स्थापना हुई। दोबारा देख लीजिए, कंपनी देस इंडिसे ओरिएंटलेस की जब स्थापना हुई उस समय याद रखना फ्रांस में बूर्बो डायनेस्टी, बूर्बो राजवंश का जो शासक था उसका नाम था लुई 14वां। तो लुई 14वें के काल में इस कंपनी की स्थापना होती है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, जिस समय इन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, जिस समय ये जब व्यापारी कंपनियां भारत में आई तो भारत में उस ज़माने में किन किन का शासन था। देखिए, पुर्तगाली कंपनी जब भारत में आती है उस समय दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जिसको हम लोदी वंश कहते हैं उसका शासन था। और लोदी वंश का अंतिम नरेश जिसको आप सिकंदर लोदी कहते हो, क्योंकि सिकंदर लोदी को बाबर ने फिर आप जानते हैं कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया था, सल्तनत का अंत किया था और मुगलिया सल्तनत की स्थापना की थी। तो जब 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 आगमन हुआ वास्को डी गामा का, उस समय दिल्ली पर सिकंदर लोदी का राज था। जिस समय डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स या वीओसी वेरिंगी दी ऑस्ट इंडिशे कंपनी का जब आगमन हुआ वीओसी का, उस समय भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत के बादशाह का नाम था अकबर। इसी प्रकार से जिस समय कंपनी की, अब यहाँ पर आप बात याद रखना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1599 को, उस समय भारत में शासन किसका था, याद रखना अकबर का। लेकिन जिस समय आगमन हुआ उस समय नरेश कौन था, जहांगीर। तो भारतीय कंपनी का जब आगमन हुआ ब्रिटिश कंपनी का, उस समय जहांगीर, क्योंकि 1608 में पहुंचा जो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो, और 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो जब लंदन से कंपनी चली तो उस समय ब्रिटिश सम्राट का खत लेकर, ये बात सही बात है कि चले वो अकबर के लिए थे, क्योंकि उस ज़माने में दिल्ली में भारत में अकबर का शासन था। लेकिन जब तक वो यहाँ पहुँचते और सूरत के बंदरगाह पर उतरते तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, और उसके स्थान पर याद रखिएगा जहांगीर गद्दी पर बैठ चुका था। ठीक है साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप लोगों ने समझ ली है। जहांगीर उस समय तक गद्दी पर बैठ चुका था, तो ये बात आप लोगों ने समझ ली है। और जिस समय डेनमार्क के लोग आए जहांगीर था, और जिस समय फ्रांसीसी आए, आप लोग जानते हो फ्रांसीसी का आगमन 1668 में हुआ। उस ज़माने तक तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो शासन था वो किसका था, औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब का शासन यहाँ पर था। ठीक साहब, नेक्स्ट अगला देखिएगा। एक प्रश्न और आता है कि इन कंपनियों का मूल नाम क्या था। भाई, अब हमें पुर्तगाली कंपनी एस्ता द पुर्तगीज द इंडिया या डच डैन या फ्रांसीसी कंपनी का मूल नाम तो वही था, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था इसके मूल नाम में हमें कई प्रकार की बातें सामने आती है। इसका मूल नाम था, जब इसकी 31 दिसंबर 1599 को महारानी एलिजाबेथ के काल में जब इसकी स्थापना हुई, इसका मूल नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ये इसका मूल नाम था। आगमन कब होता है आप ज़रा देखिएगा। जो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी है इसका आगमन होता है 17 मई 1498 ईस्वी को, जबकि डच कंपनी जो है वीओसी, इसका आगमन होता है 1605 में। जो ब्रिटिश कंपनी है इसका आगमन होता है 1608 में, और 1620 के अंदर याद रखिएगा डेनमार्क की कंपनी का आगमन होता है, और 1668 के अंदर फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। थारम गमबाड़ी भारत के अंदर आगमन होता है डेनमार्क का है। तो ये जो मैटर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सिंपल सा हमारे सामने ये निकल रहा है। नेक्स्ट, अब आप देखिएगा कि आगमन कहाँ होता है, आगमन स्थल क्या है। तो आगमन स्थल में जो
पुर्तगाली कंपनी, इसका आगमन होता है कप्पक डाबू बंदरगाह कालीकट केरल के अंदर, जो कि जेमोरिन नामक नरेश के क्षेत्राधिकार में आने वाला हिस्सा था, प्रदेश था। जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका आगमन कहाँ पर होता है? सूरत के अंदर। ब्रिटिश कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। तो आई थिंक कि यहाँ तक की बातें आप लोगों ने बखूबी समझ ली है, क्योंकि हम एक कंपैरेटिव ये चार्ट हमने आपके सामने रखा है। तो जितनी मोटी बातें जो अक्सर आपको हिट करती है एग्ज़ाम्स में, वो बातें, क्योंकि फ़िलहाल मैं अपने जो कॉम्पिटिशन्स जिस चीज़ का मैं अभी एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हूँ वहाँ पे ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो मेरे लिए लाइव हो पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा ड्यू टू माई टाइट शेड्यूल, क्योंकि एग्ज़ाम है जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, तो उसको लेकर, इसको लेक्चर का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर थोड़ा सा मैं अपने सिलेबस को वाइंड अप करने में लग रहा हूँ इस वजह से। तो ये इतना आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं है कि 10 बजे ज़रूर रात्रि को रोज़ाना में ये एक जो एपिसोड हैं, जो सेशन है, वो आपको अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहें। नेक्स्ट, अब एक बात और उठती है कि जो ये व्यापारी कंपनियां भारत में आई, तो इन कंपनियों की तरफ से इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? प्रथम व्यक्ति कौन था इन कंपनियों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, या इन राष्ट्रों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत में जो पहले व्यक्ति है उनके नाम क्या थे? तो पुर्तगाली कंपनी की यदि हम बात करें, तो पुर्तगाली कंपनी के का जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो उसका जो रॉयल जो समिट, जो शिष्टमंडल भारत में आता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव था, नाम याद रखिएगा, वास्को डी गामा। तो जो मैंने कहा था कि वास्को डी गामा जब कैप ऑफ गुड होप नामक इलाके से जब मालिंदी जो दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो भारतीयों की बस्ती थी वहाँ पर ये पहुँचता है, और वहाँ से याद रखना अब्दुल मनीक नामक गुजराती व्यक्ति के जहाज का पीछा करते हुए, ये सच्चाई है। लोग बाग कहते हैं जी पथ प्रदर्शक के रूप में अब्दुल मनीक ने कार्य किया, ना, चोरी छुपे वास्को डी गामा उस अब्दुल मनीक नामक गुजराती व्यापारी का पीछा करते हुए वास्को डी गामा, याद रखिएगा, 3 बार भारत में आना होता है, 2 बार नहीं। तीन बार भारत में आना होता है किसका? वास्को डी गामा का। क्लियर है? 3 बार भारत में आना होता है, और पहला जो व्यक्ति आ रहा है वो कौन है? वास्को डी गामा है। यदि हम डच व्यापारी कंपनी की बात करें, तो डच व्यापारी कंपनी की तरफ से जो पहला व्यक्ति आता है उसका नाम है कार्नेलियस हाउटमैन या कार्नेलिस डेहस्तमान। तो दोनों नाम आते हैं। 1595 में इनका आना होता है। तो जो डच व्यापारी कंपनी थी वीओसी, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्नेलिस डेहस्तमान या कार्नेलियस हाउटमैन नामक डच यहाँ पर आता है। जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जब 1608 में जब सूरत में उतरती है, तो वो ये याद रखना, ये भी समुद्री मार्ग से आए थे, और जिस पानी के जहाज से आए थे उसका नाम आपको प्राप्त होता है हेक्टर। और हेक्टर को लेकर कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। तो जो पहला ब्रिटिशर जहांगीर के काल में भारत में आता उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। कौन सी कंपनी का प्रतिनिधित्व के रूप करते हुए? गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, उस कंपनी का। अच्छा, ये जेम्स प्रथम जो ब्रिटिश सम्राट था उसका पत्र लेकर चले अकबर के लिए थे, लेकिन जब तक ये हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रख पाते उसके पहले बादशाह अकबर रुखसत हो चुका था इस दुनिया से, और उसके स्थान पर उसका जो आप कहना चाहिए उत्तराधिकारी, या जो उसका शहजादा था सलीम, जो जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। तो अकबर का वो खत फिर जहांगीर को दिया गया था 1608 में। जहांगीर से काफ़ी याचना की गई, प्रेयर की गई कि भाई आप हमें सूरत में व्यापारी कोठी फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दीजिए। शुरुआत में दे भी दी थी, लेकिन पुर्तगालियों ने भड़काया, क्योंकि पुर्तगालियों की एक ब्लू वाटर पॉलिसी इस पूरे अरब सागर में चला करती थी। और आप आइडिया लगाइए, जो पूरा अरेबियन सी था
उसमें आप सोच के देख लीजिएगा, गोवा मतलब कोचीन से लेकर ऊपर गोवा और फिर सूरत और इधर पूरा गुजरात और इधर कराची तक का पूरा एरिया मैं आपको मैप के जरिए बतला दूं तो आपको समझना आसान रहेगा। आप यूं आइडिया लगा लीजिए, ये पूरी की पूरी जल राशि थी, ये वाली पूरी की पूरी जल राशि इतनी, जिसको आप अरब सागर कहते हैं, ये पूरा जो था ये ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में था। और ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी की दबदबे वाली एक एक नीति थी। क्लियर है? अच्छा, अब आप यहाँ पर ऐसा इनके 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 जो जो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी थी उसके समुद्री प्रदेश को जिन पर इनका दबदबा था, कार्ड्स अरमेडा पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, इस साम्राज्य को एस्तादो दी इंडिया भी कहा गया है। और पुर्तगाली कंपनियों का आतंक इतना था कि इनकी मर्जी के बिना इस पूरे समुद्री जलराशि में पत्ता तक नहीं हिल सकता था। तो चूंकि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी छाती पर आकर एक और विदेशी प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनी आकर बैठ जाए, और वो भी दुनिया की सबसे ताकतवर नाविक शक्ति वाला अंग्रेज, तो उन्होंने जो पहले से यहाँ पैर जमाए हुए थे, जिनकी वजह से, जिनकी समुद्री ताकत के आगे मुगल बादशाह भी दबा करते थे, चाहे अकबर ही क्यों ना हो, चाहे आगे जाकर औरंगजेब ही क्यों ना हो, हवा निकलती थी पुर्तगालियों के कारण। समुद्र की बात कर रहा हूँ मैं, स्थल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हज के लिए जाना है तो समुद्र से जाना है। जितना भी मिडिल ईस्ट या साउथ जो सी कोस्ट है साउथ अफ्रीका का या गल्फ कंट्रीज़ का, उनसे जो 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 समुद्री व्यापार होना है वो इसी रास्ते से होना है, और बिना पुर्तगालियों के परमिट के जहाज निकल नहीं सकते थे। तो मजबूरी में दबा करते थे कौन? मुगल बादशाह भी। तो पुर्तगालियों के दबाव के चलते जहांगीर को जो परमिशन दे दी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन को 1608 में सूरत में व्यापारी कोठी या फैक्ट्री खोलने की, उसको मना कर दिया। और डर ये था कि यदि पुर्तगाली नाराज हो गए तो फिर भैया हमारे लिए हमेशा समुद्र सूखने के बराबर हो जाएगा, और यदि समुद्री मार्ग से होने वाला व्यापार बंद हो गया तो गुजरात पूरा तबाह है, मालाबार तट पूरा तबाह है, कराची पूरा तबाह है। यदि ये तबाह हो गए तो फिर अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। और समुद्र से यदि इन्होंने अपने नौसेना बेड़े से यदि तोपें दागना चालू कर दिया तो पूरा जो सी कोस्टल एरिया जो मुग़ल सल्तनत का वो पूरा ख़त्म, मुगलिया सल्तनत की अर्थी तैयार हो जाएगी। इस वजह से जहांगीर ने घबराकर जो परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जानी थी वो देने से इनकार कर दिया था। याद रखिएगा इस बात को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सी बात है। जबकि यदि हमें डैन का कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यदि मैं बात करूँ फ्रेंच की, तो फ्रेंच की तरफ से याद रखना पिर्राट द लेवल एवं मार्टिन द वित्र, ये 1601 ईस्वी में समुद्री जो मार्ग था वही कैप ऑफ गुड होप वाला दक्षिणी अफ्रीका का सुदूरतम जो दक्षिणी छोर है वहाँ से कौन कौन? पिर्राट द लेवल एवं मार्टिन द वित्र एवं पिर्राट द लेवल, ये 1601 ईस्वी में समुद्री मार्ग जो कैप ऑफ गुड होप है वहाँ से होकर, याद करिए ये कौन सा एरिया? दक्षिणी अफ्रीका का सबसे सुदूरतम दक्षिणी छोर है, वहाँ से होते हुए फिर ये भी पुर्तगालियों की तरह जो बाकी लोग आए उसी तरह यह भी आकर यहाँ पर प्रवेश करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को थोड़ा छोटा ही रखूँगा। एक बार मैं पहले आपका फीडबैक देखूँगा कि आपको ये छोटी क्लास कैसी लगी है। मुश्किल मुझसे अभी अपने को 30 मिनट के लगभग इस क्लास को चलते हुए हैं, तो आपके फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। जैसा आपका फीडबैक रहेगा इन क्लासेस को मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। ड्यू टू माई सम अनशेयरेबल सर्कमस्टेंसेस आई वॉन्ट बी एबल टू टेक लाइव क्लासेस, लेकिन मैं ये जो क्लासेस हैं इन वीडियोस को आप लोगों के लिए अवश्य एक क्लास को अपलोड करूँगा। मिनिमम 30 मिनट की तो एक क्लास होगी, और ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर बनाया हुआ, जिसके अंदर मैंने ऑडियो वीडियो क्वालिटी को अच्छा रखने का प्रयास किया। और इन सबसे बढ़कर जो मैटर है, जो स्लाइड्स है, वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिनका अप्रोच एनालिटिकल है। तो आप सब लोग मुझे अवश्य अपने विचारों से अवगत करवाइएगा कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा, ये क्लास आपको पसंद आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट क्लास कल अपलोड करूँगा, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। शुभ रात्रि, वंदे।